हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम लोग एक सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक की बात कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है हम लोग के पिछले वीडियो मतलब कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने आपको सोलबिलिटी के बारे में और उसके बाद डिसोल्यूशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हमने बताया था और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा से आ गया होगा। आज हम लोग बात करते हैं कि जिस सोलिबिलिटी के बारे में, जिस क्रिस्टलाइजेशन के बारे में या जिस डिसोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, आखिर वो घटना होता कैसे है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे ब्रेन में एक बार एंट्री कर जाए कि उसका प्रोसेस क्या है, तो फिर हम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए हमने आज एक ये टॉपिक उठाया है जिस टॉपिक का नाम है आयनिक कंपाउंड के सोलबिलिटी की व्याख्या। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड जब घुलनशील होता है, जब किसी आयनिक विलेय को जब किसी पोलर विलायक मतलब ध्रुवीय विलायक में मिलाते हैं तो वो घुलता है, तो उस घुलने की प्रक्रिया कैसे होती है और उसके घुलने का कारण क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये टॉपिक हो गया आयनिक कंपाउंड के सोलबिलिटी की व्याख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर हम आपको समझाते हैं, फिर लिखा हुआ देखेंगे। जब किसी आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड को हम लोग पोलर भी कहते हैं, तो आयनिक कंपाउंड को जब किसी पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, मतलब ये पोलर को पोलर में हम लोग घुला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पोलर को पोलर में घुला रहे हैं, मतलब ध्रुवीय को ध्रुवीय में घुला रहे हैं। इसीलिए हमने लिया है कि किसी आयनिक कंपाउंड को जब पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, तो ये आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड विपरीत आयनों के मिलने से बनता है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो ये आयनिक कंपाउंड आपका विलेय हो गया। हम इसको मिलाते हैं पोलर सॉल्वेंट में। अब क्या होता है कि पोलर जो सॉल्वेंट है, तो आप जब पोलर ही कह रहे हो, इसका मतलब कि वो डाइपोल है, और डाइपोल होने का मतलब हुआ कि उस मोलेक्यूल में एक नेगेटिव पोल भी होगा और एक पॉजिटिव पोल भी होगा। अब क्या होता है कि जब आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, तब ये जो पोलर सॉल्वेंट है और ये जो आयनिक कंपाउंड है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसके कारण इसके कारण जो पोलर सॉल्वेंट है, इसके मोलेक्यूल हमारे आयंस को अपनी ओर खींचते हैं। अब जब ये पोलर सॉल्वेंट के मोलेक्यूल इस आयंस को मतलब आयनिक कंपाउंड के आयंस को अपनी ओर खींचेंगे, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये आपको पता है कि जब भी आकर्षण बल लगता है तो ऊर्जा बाहर निकलता है, और जब रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण फोर्स लगता है, तो ऊर्जा सिस्टम को देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आकर्षण बल लगता है, तो जब आकर्षण बल लगता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। और इस आकर्षण में क्या होता है कि ये आयनिक कंपाउंड यहाँ से खिंचा करके और चल जाता है पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के पास। अगर ये धनायन है तो यहाँ पोलर मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, उसका निगेटिव पोल, अगर ये आयन धनायन है तो इसका निगेटिव पोल आएगा और आ करके इसकी ओर सट जाएगा। जब सटेगा अट्रैक्शन फोर्स से, तो ये इसकी ओर एक निगेटिव पोल आएगा, एक यहाँ पे नेगेटिव पोल आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पोल, और चारों ओर से नेगेटिव पोल इसको ढक लेगा, एक लेयर चढ़ा देगा पॉजिटिव पोल पे। जब एक लेयर चढ़ गया, तब ये फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से उस सॉल्यूशन में घूमने लगता है, जिसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्यूशन या जल योजित सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक यही घटना इस आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव पोल के साथ होता है कि सॉल्वेंट जो पोलर सॉल्वेंट है, उसके मॉलिक्यूल इस नेगेटिव आयन को अपनी ओर खींचते हैं,
और इस पोलर सॉल्वेंट के मोलिक्यूल के पॉजिटिव पोल आकर के चारों ओर से सट जाते हैं। और जब ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण नेगेटिव आयन के चारों ओर इस पोलर सॉल्वेंट के पॉजिटिव पोल वाले मोलिक्यूल जब सटेंगे तो ये भी फ्रीली होकर मतलब स्वतंत्र रूप से और उस विलयन में चारों ओर घूमने लगता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्यूशन। और जो एनर्जी निकलता है इस हाइड्रेशन के फलस्वरूप, हाइड्रेशन के कारण, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। अब आपको पता हो गया कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को या जब किसी पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में हम लोग डालते हैं तो यहाँ पर हाइड्रेशन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप एनर्जी बाहर निकलता है। और जो एनर्जी वहाँ उत्पन्न होता है, बाहर निकलता है, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में होता है। ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे हाइड्रेशन के कारण जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी उसी ऊर्जा का उपयोग हो गया किसमें, तो ये जो आयनिक कंपाउंड है इसके प्लस और माइनस को तोड़ने में। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं जालक ऊर्जा और इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो दो चीजें आपको पता हो गई कि आयनिक कंपाउंड के किसी भी एक आयन के चारों ओर पोलर सॉल्वेंट के मोलिक्यूल का अपोजिट पोल वाले मोलिक्यूल आकर के जब घेर लेते हैं तो जो ये हाइड्रेशन होता है, इसके कारण जो ऊर्जा निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और एक मोल आयनिक कंपाउंड, ध्यान देंगे, एक मोल किसी भी आयनिक कंपाउंड के एक मोल को उसके आयनों में, अवयवी कणों या आयनों, विपरीत आयनों में तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं जालक ऊर्जा और हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये बातें समझ में आ गई कि जब हाइड्रेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तभी तो ये एक आयनिक कंपाउंड टूटेगा। और जब आयनिक कंपाउंड टूटेगा तभी तो घुलेगा। इसका मतलब कि एक पोलर सॉल्वेंट दूसरे पोलर, एक पोलर सॉल्यूट दूसरे पोलर सॉल्वेंट में, मतलब पोलर पोलर जो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब एक पोलर सॉल्यूट किसी पोलर सॉल्वेंट में घुलता है तो उस समय ये कंडीशन फुलफिल होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। इसी चीज़ को हमने बोर्ड पे लिखा है जो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। हमने लिखा है कि जब किसी आयनिक कंपाउंड कैसा होगा बेटा, पोलर, तो जब किसी आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो वह आसानी से घुल जाता है, जिस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं। कल हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब बात आती है क्यों ऐसा होता है। तो क्योंकि जब किसी आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव, ध्यान देंगे, आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन पोलर सॉल्वेंट के नेगेटिव पोल से आकर्षण बल के कारण घिर जाते हैं, तथा नेगेटिव आयन, किसके नेगेटिव आयन है, आयनिक कंपाउंड के, पोलर सॉल्वेंट के पॉजिटिव पोल से घिर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है। मतलब यहाँ जो लैंग्वेज कहा गया है, जो बातें स्टेटमेंट दी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ले लीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने क्या किया है कि NaCl आयनिक कंपाउंड है जो पोलर है, इसको हमने डाल दिया है H2O में जो कि पोलर सॉल्वेंट है। तो माना कि NaCl कंपाउंड को H2O सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो आकर्षण बल के कारण Na प्लस आयन H2O के निगेटिव पोल के द्वारा चारों ओर से घिर जाता है। ये आपको समझ में आ गई। Na प्लस जो आयन है वो H2O के निगेटिव पोल से चारों ओर से घिर जाता है तथा स्वतंत्र रूप से विलयन में घूमने लगता है। ठीक इसी प्रकार यही घटना होती होगी किसके साथ, तो आयनिक कंपाउंड के निगेटिव आयन के साथ। तो ठीक इसी प्रकार
निगेटिव आयन कौन है NaCl में? Cl-। तो Cl- आयन पोलर सॉल्वेंट के पॉजिटिव पोल के द्वारा चारों ओर से घिर जाता है और विलयन में स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। ऐसे विलयन को हिंदी में जलयोजित विलयन और इंग्लिश में हाइड्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब दो बातें कि दो नई नाम आए थे, एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी, उसकी चर्चा। अब कहते हैं कि तथा आयन और पोलर सॉल्वेंट के अपोजिट पोल के बीच, ध्यान देंगे, आयनिक कंपाउंड के कोई भी एक आयन और पोलर सॉल्वेंट के अपोजिट पोल, मतलब ये अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव पोल, अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव पोल। तो आयन और पोलर सॉल्वेंट के अपोजिट पोल के बीच आकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको आप कहते हो हाइड्रेशन एनर्जी, इंग्लिश में कहते हो, हिंदी में कहते हो जलयोजित ऊर्जा। तो ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। अब तोड़ना किसको है? आयनिक कंपाउंड को। तो किसी एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके विपरीत आयनों में तोड़कर अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को लैटिस एनर्जी या हिंदी में जालक ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपको पता है कि पहले मिलेगा ये और ये उत्सर्जित होगा तभी तो आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में इस्तेमाल होगा। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि पहले ये आएगा और इसी का इस्तेमाल यहाँ पे आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये ऊर्जा लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए तभी तो टूटेगा। अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गया लैटिस एनर्जी से तो टूटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने नोट में लिखा है कि एक पोलर सॉल्यूट किसी पोलर सॉल्वेंट में, ध्यान देंगे, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में तभी घुल सकता है जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अधिक हो। हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आया होगा और आसानी से अगर आप इसको एक बार रिमाइंड करना चाहते हैं तो एक बार अच्छा से समझ लीजिए और समझने के बाद फिर एक बार अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख लीजिएगा और बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना देखने के लिए, जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये टॉपिक या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बेटर लगता हो, बढ़िया लगता हो, तो आप भी दूसरे स्टूडेंट्स की मदद कीजिए उनके पढ़ाई में, उनके कैरियर में, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।